हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज का जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड 2024-25 में त्रैमासिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पेपर क्लास 9th का है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको OMR सीट पर देना होता है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है भौतिक विज्ञान से संबंधित पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। तो पदार्थ के कणों में ऊर्जा होती है गतिज, और ऑप्शन यहां पर सही होगा दूसरा यानी कि बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है दो विभिन्न कणों का स्वतः मिलना कहलाता है कि दो विभिन्न कणों का आपस में स्वतः अपने आप मिलना क्या कहलाता है? मिश्रण है, संयोजन है, संयुक्तीकरण है और विसरण है। तो देखिए, मिश्रण को मिलाना पड़ता है, संयोजन को भी मिलाना पड़ेगा और संयुक्तीकरण में भी मिलाना पड़ेगा, लेकिन विसरण में ऐसा नहीं होता है। ये जो है दो विभिन्न कण ये आपस में स्वतः मिल जाते हैं, और ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही होगा, 4th नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अवस्था में कणों की अनियमित और अत्यधिक गति तीव्र होती है? जैसा कि आपको पता है कि यहां पर पूछा गया किस अवस्था में, कौन सी अवस्था में पदार्थ के कणों की अनियमित गति, जो अनियमित गति करते हैं उसकी अत्यधिक गति सबसे ज्यादा होती है ठोस में और द्रव में, गैस में, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें गैस में सबसे ज्यादा अणु अनियमित रूप से गति करते हैं। तो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा तीसरा, गैस। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैस का गलनांक कितना है? ऑप्शन दिया गया है 273.16 और दूसरा ऑप्शन है 273.46 और तीसरा ऑप्शन है 273.48 के और चौथा ऑप्शन है 273.12 के। तो इसमें जो है बर्फ का जो गलनांक होता है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी सही, यानी कि 273.16 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी क्रिया होती है? तो ऑप्शन है क्वथन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और द्रवण। जैसा कि आपको ये पता होगा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको यदि आप गर्म करते हैं तो सीधे वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप कपूर को ले लीजिए, उसको आप प्लेट में रख के और उसको गर्म करेंगे तो कपूर सीधे सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही हाल यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का है, यानी कि ये इसको यदि आप गर्म करेंगे तो सीधे सीधे ये किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, और ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, और ये पदार्थ कहलाता है ऊर्ध्वपातज पदार्थ। यानी यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, शुष्क बर्फ किस वायुमंडलीय दाब पर बनती है? ऑप्शन दिया है एक ATP का मतलब एक वायुमंडलीय दाब, दूसरा है 1.2, तीसरा है 1.5 और चौथा है 1.7 ATP। तो शुष्क बर्फ जो है वो एक वायुमंडलीय दाब पर बनती है और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा जल किस कारण ठंडा हो जाता है? जैसा कि आपने देखा भी होगा कि गर्मी के दिनों में यदि घड़े में पानी रख दिया जाए तो वो ठंडा हो जाता है। तो उसका कारण क्या है?
कारण बताया, विसरण है, वाष्पोत्सर्जन है, परिसरण है और वाष्पन है। तो मिट्टी के बर्तन में या घड़े में रखा हुआ पानी जो ठंडा होता है वो वाष्पन की वजह से होता है, और ऑप्शन यहां पर डी सही होगा। क्वेश्चन अगला है, 8 नंबर क्वेश्चन है, किस कोशिका का आकार लगभग स्थिर होता है? ऑप्शन दिया गया है तंत्रिका, दूसरा ऑप्शन है स्नायु, तीसरा है रक्त और चौथा ऑप्शन है डी पेशी। तो आकार लगभग क्या रहता है? कांस्टेंट, स्थिर रहता है, वो है ये कोशिका पेशी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका अपने से पूर्व कोशिका से उत्पन्न होती है, यह कथन किसका है? कोशिका अपने से पूर्व कोशिका से उत्पन्न होती है, यह कथन किसका है? ये देखिए, हैकेल का है, बिरचों का दिया हुआ है, हुक का दिया है, स्लाइडेन का दिया है। तो यहां पर कोशिका की कहीं भी बात आएगी तो रॉबर्ट हुक ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका के विशिष्ट घटकों को क्या कहते हैं? कोशिका के विशिष्ट घटकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है, पहला अंग, दूसरा है कोशिका खंड और तीसरा है कोशिकांग और चौथा ऑप्शन है भाग। तो कोशिका के विशिष्ट घटकों को कहा जाता है कोशिकांग, यानी कि कोशिका के अंग, और ऑप्शन सही होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर है 11, यहां पर लिखा है क्रोमोसोम बने होते हैं, यानी क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? ऑप्शन दिया है डीएनए, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन और तीसरा ऑप्शन है डीएनए टू प्रोटीन। यहां पर टू नहीं है बल्कि यहां पर समझिएगा और प्रोटीन, और चौथा ऑप्शन है आरएनए। तो ऐसे कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं, और ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा, सॉरी सी सही होगा, डीएनए और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? ऑप्शन नंबर है ए जीव द्रव्य, दूसरा है पुटिकाएं, मैट्रिक्स और केंद्रक। तो जीवन का जो आधार है वह जीव द्रव्य है, और ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन जो दिए गए हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और लाइसोसोम। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए 46, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 36। तो मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह होती है 46, और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब जो क्वेश्चन है 15, ये क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से संबंधित है, और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? जैसा कि आपने पढ़ा है कि राशियां होती हैं सदिश राशि और अदिश राशि, और भी देखिए एक प्रकार की राशि होती है जिसको हम प्रदिश राशि कहते हैं। फिलहाल उसके विषय में आप बात को समझेंगे, लेकिन यहां पर सदिश और अदिश के विषय में जानेंगे। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए, निरूपित करने के लिए केवल परिमाण ही काफी होता है, वह होती हैं अदिश राशियां, और इनमें नाम दिया गया है बल, वेग, त्वरण और चाल। तो अदिश राशियां देखिए, इसमें कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि है चाल, और ये बल, वेग और त्वरण, ये तीनों सदिश राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक, ऑप्शन दिया हुआ है मीटर,
दूसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है सेकंड और चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसमें वैसे आपका सेंटीमीटर किलोमीटर भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर कहलाती है, ऑप्शन दिया गया है चाल, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है आवेग और चौथा ऑप्शन है संवेग। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और यह सदिश राशि है। यहां पर ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन मिल गया है बी त्वरण, और इसका मात्रक यदि आप समझें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि आप 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो 100 मीटर यानी 100 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर चाल जो दे रखी है वो चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी है 100 मीटर। निकालना है समय, जैसा कि फार्मूला आपको पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर आप लिखना चाहेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? दूरी है 100 मीटर और चाल कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। आप 20 से भाग करिएगा तो आएगा ये 20 पंचे 100 और समय निकल जाएगा 5 सेकेंड यानी कि 5 सेकेंड। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 5 मिनट। बस यहां पर ध्यान रखना ये 5 मिनट है और ये 5 सेकेंड है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 5 सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन 19 यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहां पर दिया है वेग हो सकता है, ऑप्शन दिया हुआ है 0, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक और ये सभी। तो वेग देखिए 0 हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि विस्थापन 0 तो वेग भी 0, विस्थापन प्लस में तो वेग प्लस में, विस्थापन माइनस में यानी विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक। यानी हम यहां पर कह सकते हैं वेग हो सकता है 0, धनात्मक, ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट में यानी 20 नंबर है वो ये है विस्थापन का मात्रक क्या है। विस्थापन का मात्रक, अभी जैसे इसमें क्वेश्चन एक आया था कि दूरी का मात्रक क्या है, तो दूरी का मात्रक और विस्थापन का मात्रक सेम है। यानी कि यहां पर क्या दिया है, देखिए सेकंड दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड दिया है, मीटर दिया और इनमें से कोई नहीं, तो विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। अब अंतर क्या है विस्थापन और दूरी में कि दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे शॉर्टकट दूरी होती है, जैसे हम एक बिंदु ये ले लें, यहां पर एक बिंदु और एक बिंदु यहां हम बी दिखा दें, तो ए और बी के सबसे न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। अब यदि हम ऐसे आ जाएं तभी तो ए से बी में आएंगे, तो ये हो जाएगी इसकी दूरी। तो दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है और इसका मात्रक भी कहलाता है मीटर। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिख करके देना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है चाल किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। क्या बोलेंगे? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अभी फार्मूला लगाया था इसमें, दूरी बटा समय। यदि यहां पर समय 1 हो जाए तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी? चाल के बराबर होगी। तो एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अब कहा चाल के प्रकार कौन कौन से हैं? समान चाल होती है, असमान चाल होती है, ठीक है।
औसत चाल होती है, ताक्षणिक चाल होती है। तो चाल के प्रकार कौन कौन से हो गए? समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। जैसे समान चाल क्या कि जैसे कोई वस्तु एक लगातार एक जैसी चाल से जा रही है, जैसे आप मान लीजिए गाड़ी में बैठे हैं और उसका स्पीड मीटर लगातार फिक्स है, किसी 40 पे या 50 पे किलोमीटर पर सेकंड पे लगातार वो फिक्स है, उसमें कोई घटबड़ नहीं हो रही है, इसका मतलब उसकी चाल क्या है? समान है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उसकी चाल, उसका स्पीड मीटर घट बढ़ रहा है, कहीं 60 पे हो रहा है, कहीं 35 पे हो रहा है, कहीं 40 पे हो रहा है, तो उसकी चाल क्या कहलाएगी? असमान चाल कहलाएगी। अब है वाष्पीकरण। क्या है वाष्पीकरण? होता है कोई यौगिक या तत्व का वाष्प के कणों का वाष्प में मिलना, क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे आप पेट्रोल को रख दीजिए, पेट्रोल को बर्तन में रखिए, तो थोड़ा सा पेट्रोल आप डाल दीजिए और जैसे बर्तन में आप रखेंगे 5 मिनट बाद देखेंगे तो बर्तन पूरा का पूरा वैसे आपको सूखा मिलेगा। वो कहाँ चला गया? वो वाष्प में परिवर्तित हो गया, नहीं वाष्पित हो गया, वायुमंडल में मिल गया। अब कह रहे हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। तो पहला कारक ये है कि पदार्थ पर डिपेंड करेगा। वाष्पन की रेट किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ। जैसे पानी को रख दीजिए और उसी साइड में आप उतना ही आप किसी बर्तन में पेट्रोल रख दीजिए, तो पानी उतना जल्दी वाष्पित नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल जल्दी वाष्पित हो जाएगा। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है कि तापमान पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा तापमान होगा, आसपास का तापमान, पदार्थ के आसपास का तापमान जितना ज्यादा होगा, वाष्पन रेट उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे आप देखिए गर्मी के दिनों में आप जो है पानी को रख दीजिए तो जल्दी वाष्पित हो जाएगा, वहीं आप बरसात के दिनों में रखें तो वो जो है वाष्पित जल्दी नहीं होता है। और कारण है कि पृष्ठ पर निर्भर करेगा, यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वाष्पन रेट उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। जैसे आप गर्मियों के दिनों में कपड़े को आप फैलाते हैं, ठीक है, तो एक तो तापमान ज्यादा हो गया तो जल्दी वो सूख जाते हैं, और दूसरा उसका सरफेस एरिया क्या कर दिया आपने? बढ़ा दिया, तो वो जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आप गर्मी में भी कपड़े को आप ऐसे रख दीजिए, टांग दीजिए, और दूसरा उसी तरह का कपड़े को आप फैला दीजिए, तो जो आप टांगेंगे वो कपड़ा उतनी जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन जो फैला देंगे वो कपड़ा उतनी जल्दी सूख जाएगा। और अगला नंबर है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब वायु में नमी। जितनी ज्यादा वायु में नमी होगी, वाष्पन रेट उतनी ही कम होगी। आपने एहसास किया होगा कि गर्मी में कपड़े एक तरफ आप धूप में डालें और दूसरी तरफ वो जल्दी से सूख जाते हैं, लेकिन वही देखें बरसात में, तो बरसात में गर्मी तो हो रही है लेकिन वो कपड़े इतनी जल्दी सूखते नहीं है, क्योंकि बरसात में वायु में जल की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वाष्पन रेट ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है कि वो जो है वाष्पन रेट कम होने की वजह से कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। तो ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया हुआ है 23, पादप कोशिका की परिभाषा तथा चित्र बनाना है। आपको पादप कोशिका का फिगर बनाना है और उसकी परिभाषा लिखनी है, पूरा चित्र बना करके आपको वर्णन करना है। अब क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर है 24 कि केंद्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो केंद्र का सचित्र वर्णन करना है, आपको केंद्र का चित्र बनाना है और साथ में उसका विधिवत नामांकन करके वर्णन करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 यानी 25 है, ये भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है जिसको आपको हल करना है। देखिए क्या है, एक कार का ऑडोमीटर यात्रा के प्रारंभ में 2000 किलोमीटर तथा यात्रा के अंत में 24 यानी 2400 किलोमीटर था। यदि यात्रा 8 करने में 8 घंटे लगे हों तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में बताइए। अब जरा सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपने रीडिंग देखी। अब ऑडोमीटर का मतलब जो आपके वाहन में स्पीड की लिमिट बताता है वो ऑडोमीटर कहलाता है। अब इसकी देखा, जब चलना शुरू किए घर से तो कहा कि कहा इसमें तो 2000 किलोमीटर रीडिंग है, तो 2000 रीडिंग हो गई। लेकिन जब आप कहीं पर पहुंच गए जहां पर जाना था तो रीडिंग देखिए कितनी थी, रीडिंग थी 2400 किलोमीटर। तो सीधी सी बात है, आप कितने किलोमीटर चलें तो ये दूरी हो जाएगी, बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे कि भैया जब हम यहां पर आ गए हैं
तो कितना था 2400 हो गया, और पहले था कितना 2000 था। आप इसमें से घटा दीजिए, बहुत आसानी से आप यहां पर लिख सकते हैं 400 किलोमीटर। यानी आपने कितनी दूरी तय कर ली, 400 किलोमीटर दूरी तय कर ली। ठीक, समय कितना लगा, समय लगा कितने घंटे, 8 घंटे। तो यहां पर 8 घंटे आप लिख लीजिएगा, 8 घंटे हो गया। अब औसत चाल बराबर, औसत चाल क्यों पूछी गई, क्योंकि जब आप 400 किलोमीटर चले होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कहीं पर स्पीड आपकी ज्यादा रही होगी, 70 भी रही होगी, 80 भी रही होगी, कहीं पर आप 50 भी रहे होंगे, और कहीं पर आप रुक करके चाय पानी भी किए होंगे। तो ये बात स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर औसत चाल होगी। तो यहाँ समय जो लगा वो कुल समय को आप मान लें कितना समय लगा, 8 घंटे लगा। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला बनता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, यहां पर आप लिख लें कुल दूरी और बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, ये है 400 किलोमीटर, और कुल समय कितना लगा 8 घंटे। आप भाग कर लीजिएगा तो 8 पंचे हो गया 40। तो औसत चाल मिल गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी मिली, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर यह भी बताना कि ये चाल मीटर पर सेकंड में भी बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो, इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आपको गुणा कर देना है 5/18 से। कितने से गुणा कर देना है, 5/18 से। तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। कैसे बदला ये भी आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये लिखा 50 को आप बदलिए किलोमीटर को मीटर में तो 1000 हो गया, और घंटे को आप सेकंड में जब बदलेंगे तो 3600 हो जाएगा। 2 जीरो हटा दीजिएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 18। 5/18 से क्यों गुणा किया गया ये आपको यहां से पता चल गया। अब भाग कर लीजिएगा तो 2 9 18 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 और 5 का गुणा करेंगे तो 125 होगा, और 9 से इसको आप भाग कर देंगे तो भाग करने पर जो भी आपका आंसर मिल जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी 13 के आसपास ही कुछ आंसर आ जाएगा। अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्द्रवी जालिका का सचित्र वर्णन करना। तो आपको इस फिगर को बना करके सचित्र वर्णन करना है। तो प्यारे बच्चों, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।